Very good morning students. This is the part 4 of the chapter 1 some basic concepts of chemistry. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मोल्स के बारे में, मोल्स कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मोल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए. तो आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट. ठीक है, सो मोल्स की वैसे तो दो तीन डेफिनेशंस होते हैं जिस पे हम वर्कआउट करेंगे आज, और तीनों ही डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हर टाइप के न्यूमेरिकल में कभी किसी डेफिनेशन का यूज़ करते हैं, कभी किसी डेफिनेशन का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ओके, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे. तो मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है. ठीक है, मोल कुछ नहीं, एक नंबर है. जैसे 1 डज़न, जब हम बोलते हैं 1 डज़न तो हमारे दिमाग में क्या आता है? 12, है ना. जैसे अगर किसी ने बोला कि मैंने 1 डज़न बनाना खरीदा है, तो 1 डज़न बनाना मीन्स क्या? अगर मैं बोलती हूँ 1 डज़न बनाना, सो 1 डज़न बनाना मतलब कितने बनानास हो गए? 12 बनानास, है ना. वैसे ही अगर मैं बोलूँ 1 डज़न ऑरेंज, सो कितने ऑरेंजेस हैं उसमें? 12 ऑरेंजेस हैं, है ना. 1 डज़न पेन बोलूँ तो उसमें कितने पेन्स आएंगे? 12 पेन्स आएंगे. ठीक है, सो 1 डज़न मतलब कुछ नंबर, 12 नंबर. 1 डज़न मीन्स 12. वैसे ही 1 मोल मतलब होता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, 1 मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के. तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? पढ़ा है आपने, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23. सो 1 मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है. ठीक है, सो 1 मोल अगर मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, 1 मोल ऑफ, जैसे मैं बोलती हूँ 1 मोल ऑफ ऑरेंजेस तो उसमें 12 ऑरेंजेस आ जाते हैं, है ना. तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, ओके, मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरे पास कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास 1 मोल कार्बन एटम है, मतलब मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम हो है? मेरे पास है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं. ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है. अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास उस थैले में, अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास एक थैला है जिसमें 1 डज़न बनाना है, मतलब उसमें कितने बनाना हो सकते हैं? उसमें 12 बनानास हो सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है. क्या है मेरे पास? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम. ठीक, तो उसमें कितने नंबर्स होंगे कार्बन एटम के? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे. सो 1 मोल को हम किससे करेंगे कंपेयर? 6.022 इंटू 10⁻23 से. जैसे 1 डज़न को हम किससे करते हैं? 12 से रिलेट करते हैं, है ना. वैसे ही 1 मोल को किससे करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 से. सो अगर मैं बोल रही हूँ कि आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, मेरे पास कितना है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है. इसका मतलब मेरे पास कितने कार्बन एटम है? 6.023 या 22 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स. क्लियर हुआ? अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, मेरे पास कितने हैं? 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, मतलब मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम है मेरे पास. ठीक है, पर अगर अब मैं बोलती हूँ, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास. अब एटम नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल के टर्म में, एटम नहीं है. तो मेरे पास क्या होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है ना. अगर एटम है तो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो उतने नंबर ऑफ ही क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स. और एग्जांपल 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो एटम है तो क्या होंगे? यहाँ पर भी क्या होगा? एटम ही आएगा. 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स. ठीक है, अगर अब मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक बॉटल है, उस बॉटल में 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं,
क्या है उसमें 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक इस तरीके से एक बॉटल है सपोज, उसमें क्या है मॉलिक्यूल्स हैं H2O के। इस तरीके से H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 O और 1 H। ठीक है, एक बॉटल है जिसमें 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है। मतलब मेरे पास कितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं? मेरे पास हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। किसके? H2O के। ठीक है, समझ में आया? सो 1 मोल क्या होता है, किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम, यहाँ एटम है तो यहाँ एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स होगा। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन एटम डिफरेंस है। ऑक्सीजन एटम क्या होता है? सिंपल O होता है, बट जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा? O2। नाइट्रोजन एटम इज N, मॉलिक्यूल इज N2। सो ये these two are atoms, these two are molecules। याद रखेंगे, molecules मतलब group of atoms, molecule means group of atoms, और atom मतलब एक सिंबल, एक सबसे simplest उसका जो पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, that is atom, smallest particle। so this is atom and this one is molecules। इसको बहुत ध्यान से जानेंगे कि atoms और molecule अलग अलग है। ऑक्सीजन एटम molecule, नाइट्रोजन एटम molecule। ठीक है, तो ये हो गया पहला डेफिनेशन जो इट इज़ बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन हम मास से लेंगे। इसको आप नोट भी करते जाइए, साथ साथ में जो भी मैं लिखा रही हूँ इसको आप नोट करते जाएंगे, क्योंकि इसके अलग से मैं सेपरेट नोट्स नहीं भेजूँगी आपको। जो भी ब्लैक बोर्ड पे है वो आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये दिस इज़ दी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोल्स कि क्या होता है, मोल्स क्या होते हैं। दूसरा जो मोल्स का डेफिनेशन है वो उसके मास पे है। एक बार फिर से ये इस एग्जांपल में आएंगे। 1 डजन ऑफ बनाना बोलती हूँ। 1 डजन ऑफ बनाना मतलब 12 बनाना। अब सपोज 12 बनाना है, उसका जो मास है वो है 2 kg। क्या 12 पेन का भी मास 2 kg होगा? नहीं। सपोज 12 पेन है, उसका मास है सपोज 250 ग्राम। 2 kg मतलब कितना हो गया? 2000 ग्राम, है ना। सो 1 डजन बनाना, 1 डजन पेन, दोनों नंबर्स तो दोनों के सेम है, बट दोनों का मास अलग अलग है ना। मास क्या है? अलग अलग है। वैसे ही 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास अलग होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास अलग होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास अलग होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास अलग होगा, सबका मास अलग होगा। जैसे यहाँ पर सबका मास अलग है, हो सकता है कि 12 ऑरेंजेस का मास जो हो 1.5 kg हो। ठीक है, सो नंबर्स तो 12 बनाना है, 12 ऑरेंजेस से, 12 पेन से, नंबर्स तो सेम है पर सबके मासेस अलग हैं। यहाँ भी नंबर्स, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है, पर सबके मासेस अलग होंगे। वो क्या होंगे? ठीक है, सो किसी भी अगर 1 मोल ऑफ एटम है, ठीक है, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ किसी का भी एटम है तो वो किसके बराबर होता है? उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। अगर हमारे पास कोई भी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। जैसे कि सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन बोलता है कि अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज़ मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, मोल में क्या होगा? किसी भी एक मोल, कोई भी एक मोल अगर हमारे पास एटम है तो वो किसके इक्वल होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। सो 1 मोल ऑफ एटम, किसी भी एटम का 1 मोल किसके होगा? इक्वल होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एटम के बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कोई मॉलिक्यूल है सो वो किसके इक्वल होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। सो 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एटम। दिस इज एटॉमिक। हाँ, AT डॉट लिखा है मतलब ये एटॉमिक है, याद रखेंगे, अपनी कॉपी में पूरा लिखेंगे। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एटम एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? उसके ग्राम
मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास है वही उसके बराबर होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है तो वो किसके इक्वल होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। किसके इक्वल होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। सो कार्बन एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम, है ना। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ग्राम एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो ग्राम में रहेगा, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम के इक्वल होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इसको लिखेंगे नीचे, हाँ, लाइन से लिखते जाएंगे आप। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया? 12 ग्राम के इक्वल होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किसके इक्वल होगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है? 16 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? ग्राम, मॉलिक्यूल है तो क्या लेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एटम। कौन सा एटम, सॉरी कौन सा मॉलिक्यूल? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको ठीक से लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? O2 है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास मतलब 2 × 16, ओके, तो कितना हो गया? 32 ग्राम। 2 × 16 = 32 ग्राम। सोडियम एटम का कितना होगा? सोडियम का मास होता है 23U, तो 23 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ सोडियम किसके इक्वल होगा? 23 ग्राम के। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके होगा? 32 ग्राम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो 16 ग्राम, मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 32 ग्राम। तो इस तरीके से 1 मोल जो है, कोई भी 1 मोल एटम है तो 1 मोल ऑफ एटम किसके इक्वल होगा? उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं जो बोल रही हूँ, 1 मोल किसके बराबर होता है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो वो किसके बराबर होगा? 14 ग्राम के, ठीक है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलूँगी तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मतलब N2, तो 2 × 14 मीन्स 28 ग्राम, ठीक। तो इस तरीके से हम 1 मोल को डिफाइन करते हैं। एक थर्ड डेफिनेशंस भी होती है मोल्स की, जो आयंस के ऊपर है, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। वो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ थर्ड डेफिनेशन से। ये आप नोट करेंगे पूरा, ठीक है, इसको पूरे को नोट करेंगे, बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है नोट करना। तो इसको आप साथ साथ में नोट करते जाएंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको, ओके। थर्ड डेफिनेशन, 1 मोल ऑफ NaCl। 1 मोल ऑफ NaCl को हम 3 अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। पहला तो हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है ना, NaCl एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल NaCl मॉलिक्यूल है तो वो किसके बराबर होगा? उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। सो NaCl का मास आप निकाल सकते हैं। NaCl का मास कितना होता है? Na का मास होता है 23 और क्लोरीन का मास होता है 35.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5, 58.5, ठीक है। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। सो 1 मोल ऑफ NaCl क्या होगा? इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, ठीक है। 1 मोल ऑफ NaCl किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका? 58.5 ग्राम, ठीक।
और किसके इक्वल होगा 1 मोल ऑफ NaCl अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में बात करें, है ना, जैसे हमने 6.022 के टर्म से बात करें, सो 1 मोल ऑफ इक्वल किसके होगा 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयंस के बराबर होगा और 6.022 इंटू 23 क्लोराइड आयंस के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl है तो उसमें कितने Na आयन होंगे, इतने, उसमें कितने क्लोराइड आयन होंगे, इतने क्लोराइड आयन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और हम उस आयनिक कंपाउंड का 1 मोल लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं, जितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ NaCl किसके किसके बराबर हो गया, 58.5 ग्राम के बराबर भी हो गया, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि 1 डजन की बात करें ना, 1 डजन बनाना किसके बराबर होता है, सपोज 2.5 kg ऑफ बनाना और 12 बनानास, दोनों ही इक्वल, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं 1 डजन बनाना को। 1 डजन बनाना मतलब 1 डजन बनाना में उसको वेट करेंगे तो कितना आएगा 2.5 kg, और अगर हम काउंट करेंगे तो 12 बनाना, सेम वही है इसमें भी। 1 मोल NaCl जब हम मास के बारे में बात करेंगे तो उसका मास होता है 58.5 ग्राम और उसमें कितने आयंस होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें आयंस होते हैं। इतना क्लियर हुआ, ये बात हो गई 1 मॉलिक्यूल मास की और उसकी। ठीक है, अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इसके जो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे वो यूनिटरी मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, यूनिटरी मेथड से। ओके, पर एक जो फॉर्मूला है जो आपको बहुत याद रखना है, इट इज़ हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कि नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला जो है आपको बता रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, जो हम अभी 11th में भी यूज़ करेंगे, 12th में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। अगर आपको मोल समझ में नहीं आता तो 12th का फिजिकल केमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, 11th भी समझ में नहीं आएगा, वो तो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 1 मोल किससे किसके इक्वल होता है, और ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, जो भी मास आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ओके, क्वेश्चन जो होगा उसमें जो भी मास गिवन होगा उसको यहाँ रखेंगे, फिर हम उसका मोलर मास निकालेंगे इस तरीके से और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ओके, चलो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उससे शायद आपको और ईजी हो जाएगा समझने में। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। है ना, हमारे पास 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास आपको मैंने बोला क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, क्या है वो 392 ग्राम। सो गिवन मास हमारा कितना आ गया 392 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारा गिवन मास। अब हम निकालते हैं मोलर मास। किसका निकालना है हमको, मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, इसका हमको मोलर मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जितने भी एटॉमिक मास है उसका सम। सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब 2 × 1, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 32। ठीक है, तो ये आ गया 4 × 2 = 6 = 8 और ये 98 ग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारा मोलर मास। तो ये निकालने आता है आपको, मोलर मास बता दिया कैसे निकालना है। अब इस नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, कितना है 392 डिवाइड बाई 98, इसको आप डिवाइड करोगे, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 1 4, तो ये क्या हो गया 4 मोल्स।
तो 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब कितना मोल है, 4 मोल्स हम ले रहे हैं, ठीक है। 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है 4 मोल्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ कैसे बनाया हमने, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास हम फाइंड करेंगे जैसे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं वैसे ही, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 4 क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है। सबका हम सम करेंगे और फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ KNO3, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट है हमारे पास, उसका हमको क्या निकालना है, मास निकालना है और हमारे पास कितना है वो 0.1 मोल, ठीक है। अब हमको पता है कि 1 मोल ऑफ KNO3 किसके इक्वल होता है, कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स है उसका 1 मोल्स किसके इक्वल होता है, उसकी मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, है ना। तो हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे ग्राम, ये किसके इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3। क्या होगा KNO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पोटेशियम का होता है 39, ठीक है, पोटेशियम का है 39, नाइट्रोजन का है 14 और ऑक्सीजन का 16 × 3, ये सबको आप करोगे तो आता है 101 ग्राम। सो 1 मोल KNO3 का मास कितना है, 101 ग्राम। समझ रहे हैं ना, ये आपको समझ में आया कैसे हुआ। 1 मोल ऑफ KNO3 किसके बराबर होता है, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अभी बताया था आपको, इससे पहले मोल कंसेप्ट बताया था तो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का 1 मोल किसके बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो 1 मोल ऑफ KNO3 किसके बराबर हुआ, हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। अब हमको कितने मोल KNO3 का मास निकालना है, 0.1। सो 1 मोल का इतना है, सो सिंपल यूनिटरी प्रॉब्लम लगाएंगे, 1 मोल का इतना है तो 1 मोल ऑफ KNO3 का कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 10.1 ग्राम। सो दिस इज दी आंसर। सो 1 मोल ऑफ KNO3 किसके बराबर होगा, 12.1 ग्राम ऑफ KNO3 के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। 1 मोल ऑफ KNO3 उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा 1 मोल, है ना। कोई भी चीज़ का 1 मोल जो होता है वो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अभी हमको किसके निकालना है, 0.1 मोल का, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 2 मोल का निकालना है तो उसको 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मोल का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 का निकालना है तो हमने 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया कैसे हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और मॉलिक्यूलर मास निकालना है इन द केस ऑफ अगर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो, ठीक है। अगला एक्सरसाइज देखते हैं, इसको नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। हमारे पास सिल्वर का एक ही एटम है, उसका हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये क्योंकि ये मोल से बनेगा तो आपको पता होगा, फिर से एक बार देखेंगे। 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम बराबर होगा उसके एटॉमिक मास के, ठीक है। 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। क्या होता है एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, हमने यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज 108। सो ठीक है, 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर एटम दैट इज 108 ग्राम। और किसके इक्वल होगा 100 ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम, और किसके बराबर होगा, उसमें होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। जैसे कि हमारे पास, मैंने अभी फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, 12 अगर मेरे पास 1 डज़न है बनाना या पेन ले लो, 1 डज़न पेन है, 1 डज़न पेन मतलब मेरे पास 12 पेन्स हैं, ठीक है। वैसे ही 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम मतलब मेरे पास कितने सिल्वर के एटम है, इतने सिल्वर के एटम है, और उन पेन का कुछ मास भी होगा, सपोज उनका मास है 200 ग्राम। तो वैसे ही 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम का मास कितना है, 108 ग्राम, ठीक है। तो अगर हमारे पास इतने सिल्वर एटम्स हैं तो उनका मास कितना होता है, 108 ग्राम, ठीक है। सो
मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 सिल्वर एटम कितना है वो 108 ग्राम है। अगर हमारे पास 12 पेन्स है तो 12 पेन्स का मास कितना है 200 ग्राम। सो 1 पेन का मास कितना होगा, यहाँ से देखो 12 पेन का मास कितना है 200 ग्राम, तो 1 पेन का मास कितना होगा 200/12। समझ में आ रहा है। वैसे ही सेम टू सेम हमको यहाँ पर भी करना है कि इतने एटम्स है, इतने एटम्स का मास कितना है 108 ग्राम, हमको एक सिल्वर एटम का मास चाहिए। सो मास ऑफ 1 सिल्वर एटम कितना होगा 108 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ऑब्वियसली इनका मास ज़्यादा होगा, एक सिल्वर एटम का मास कम होगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आता है 1.793 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक है, इसको डिवाइड करने से आता ये आंसर है। क्लियर हुआ कैसे बनाया हमने। 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम किसके इक्वल होगा 108 ग्राम के, ये हमने हमको पता है कि सिल्वर एटम 1 मोल ऑफ सिल्वर एटम इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर एटम। और किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर। इसका क्या मतलब हुआ कि इतने सिल्वर एटम है हमारे पास, उसका मास कितना होता है 108 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ दिस मच सिल्वर एटम इज 108 ग्राम। हमको किसका निकालना है, एक एटम सिल्वर का, तो हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ भी एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, तो सेम वैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ भी। 1 मोल ऑफ CO2 मतलब कितना हुआ, CO2 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 याद होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो एकदम रट जानी चाहिए आपको, H2O, CO2, H2SO4, ग्लूकोज का कितना आता है, ये सब रट्टा होना चाहिए। फिर भी से मैं आपको बता देती हूँ, 12 + 2 × 16, तो ये हो जाएगा 12 + 32, तो ये कितना हो गया 44 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ CO2 किसके इक्वल हुआ 44 ग्राम के। और किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं तो हम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, यहाँ सिल्वर एटम था तो हमने यहाँ एटम लिखा, यहाँ CO2 का मॉलिक्यूल है तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो सेम वही करेंगे, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 अगर हमारे पास CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उसका मास कितना होता है 44 ग्राम। तो हमको क्या निकालना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकालना है, तो ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 7.307 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया ना। 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम के भी इक्वल होगा और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर भी होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि अगर हमें बस इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका मास होता है 44 ग्राम। हमको 1 मॉलिक्यूल का लगाना है। सिंपल यूनिटरी प्रॉब्लम है, यूनिटरी मेथड है, मैथ्स में पढ़ रखे हैं कि अगर एक पेन की प्राइस 10 रुपये है तो 10 पेन की प्राइस क्या होगी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली एक पेन की प्राइस अगर 10 रुपये है तो 10 पेन की प्राइस उससे ज़्यादा ही होगी, और ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पर अगर आपको 10 पेन की प्राइस पता है, 10 पेन की प्राइस 50 रुपीज़ है और आपको एक पेन की प्राइस निकालना है, तो ऑब्वियसली एक पेन की प्राइस कम ही होगी 10 पेन से, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सेम वैसे ही यहाँ पर हम कर रहे हैं, ज़्यादा का हमको पता है, हमको एक का निकालना है, ऑब्वियसली एक का इससे कम ही आएगा, इससे कम आएगा तो हम क्या करना है, डिवाइड करना है। याद रखेंगे इसी कंसेप्ट। बच्चे 11th में भी आके कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। उनका अगर आपने बायो या मैथ्स लिया है तो आपका जो मैथ्स का बेसिक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है आपके लिए अगर आप साइंस लिए और आपको मैथ्स का बेसिक नहीं आता तो। यूनिटरी प्रॉब्लम, डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
डिवीजन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, इन्हीं सब से फिज़िकल केमिस्ट्री बनती है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है ये सब चीज़ें तो आप उस चीज़ को रिवाइज़ करो, आप कहीं से किसी से भी पढ़ो, पर उसको जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिटरी प्रॉब्लम जो आपने 6th में 5th में पढ़ा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये हमने 4 न्यूमेरिकल किए। मैं कुछ होमवर्क भी दूंगी आपको PDF में, उसको भी आपको करके भेजना है। ओके, थैंक यू।